मैं रुखसार सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं मेरे साहब की वीडियो बड़ी मज़ेदार है। बड़ा बर्निंग इशू आ गया कि कतर सेंटेंसेस 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर को उनको सजाए मौत सुना दी गई है। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। क्योंकि अगर कतर को देखिए, अभी तो डिप्लोमेसी से बात चल रही है, पर अगर कतर को कोई भी गलतफहमी है अपने बारे में तो गलतफहमी भी दूर रखने की सलाहियत भारत रखता है। 2 साल हो गए, 1 साल हो गया और अमेरिका ने कहीं पर बम नहीं गिराया, खून खराबा नहीं करा, वापस आ गए बॉस मैदान में मॉल के अंदर। और जो आया सामने तर 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 तर, तर ऐसे उसने जैसे कि पानी आप देते हैं ना लॉन में अपने पानी, उसने इस्लाम के खिलाफ क्या बोला इस पे भड़क जाएंगे लोग, और जाहिर सी बात है कोई भी भड़क जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। कतर ने 8 भारतीय नौसेना के जो पूर्व अधिकारी थे उनको सजाए मौत सुना दी दोस्तों। अच्छा, आपको पता है कुछ समय पहले इनको अरेस्ट कर लिया गया था और इनके ऊपर यह इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी करी। एक छोटी सबमरीन का प्रोजेक्ट चल रहा था। अब मैं आपको विस्तार में बताता हूं यह स्टोरी है क्या एक्चुअली। और सजाए मौत 8 पूर्व भारतीय नौसेना के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको यह बोलना कि भाई हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। यहां पे कतर की कोर्ट ने इनको सजा सुना दी। अच्छा, इसके पीछे स्टोरी क्या है दोस्तों, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। ये हमारे कुछ नोट्स हैं जिनको मैं रेफर करूंगा। देखिए, पहली बात तो यह कि भारत ने बोला यह शॉकिंग है और भारत ने बोला कि हम इसके ऊपर बात करेंगे कतर से, पहली बात। दूसरी चीज यह है कि तो दोस्तों ये जो कंपनी थी जिसके लिए लोग काम कर रहे थे उसका नाम है दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, और उसका जो मालिक था जिसने शुरू करी थी कंपनी उसका नाम खमीस अल अजमी। ये रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर था रॉयल ओमानी एयरफोर्स का, यानी कि यह कतर का नहीं था, यह ओमान का था। एक और अरब देश है ओमान, वहां का था और वहां पे स्क्वाड्रन लीडर था ओमानी रॉयल एयरफोर्स का। अच्छा जी, ये जो बंदा था इसने शुरू करा और कमांडर पूर्णेंदु तिवारी इसको लगाया मैनेजिंग डायरेक्टर। ये लोग दोस्तों वहां पे क्या कर रहे थे? अब आप बोलेंगे साहब यहां पे कतर जाके नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक सबमरीन का हाईली सेंसिटिव प्रोजेक्ट, इटालियन टेक्नोलॉजी बेस्ड मिजेट सबमरीन्स विद स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक। मिजेट किसको कहते हैं? एक्चुअली मिजेट कहते हैं बोने होते हैं ना, जो बोने, तो यानी कि छोटी छोटी सबमरीन्स जिसमें स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक है। स्टेल्थ यानी कि वो चीज जो आपको रडार में ना दिखाई दे, उसको कहते हैं स्टेल्थ, जिसके बारे में पता ही ना लगे, राइट? स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं, रडार में पता ही नहीं लगता। जो रडार होता है ना उसमें पता नहीं लगता कि हवाई जहाज जा रहा है ऊपर से। यू डोंट नो, इट इज स्टेल्थ। यही स्टेल्थ मिजेट सबमरीन्स का एक प्रोजेक्ट ये लोग कर रहे थे। अच्छा, इसमें से कौन कौन लोग हैं जरा मैं इनके नाम पढ़ के बताता हूं। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और एक सेलर रागेश। तो ये लोग थे। अच्छा जी, ये जो कंपनी की पुरानी वेबसाइट है जो अब बंद हो चुकी है, बाय द वे, इसी कंपनी की, ये जो कंपनी है ना दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी, जिसके लिए 8 काम करते थे। अच्छा, तो ये कतारी एमीरी नेवल फोर्स को ये मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज देते थे, और ये उन्होंने अपनी वेबसाइट में लिखा। देते थे नहीं देते थे कुछ नहीं पता, लेकिन वेबसाइट में तो यही लिख रखा था उन्होंने। अब हुआ ये कि ये अब एक नई वेबसाइट उन्होंने बनाई है जिसमें दाहरा ग्लोबल के नाम से ये चली है, पर इनका कतारी एमीरी नेवल फोर्स, जो कह रहे थे ना कि कतर की जो नेवी है उसको हम मेंटेनेंस सर्विसेज देते हैं और ये सब करते हैं, उसके बारे में अब नहीं लिखा, ये हटा दिया अपने नए वेबसाइट से इन लोगों ने। खैर एनीवे, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि वी आर वेरी डीपली शॉक्ड एंड ऑल दैट, हमें अच्छा नहीं लगा ये क्या कर दिया कतर वालों ने। और ये उन्होंने बोला है कि हम लोगों का ये रिएक्शन है कि हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला वी आर वेरी डीपली शॉक्ड, हमें बड़ा शॉक लगा है कि क्या कर दिया यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। और उन्होंने बोला है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ हम टच में हैं और इस केस को हम बहुत हाई इंपॉर्टेंस देते हैं और इसको हम क्लोजली फॉलोअप कर रहे हैं, और कतारी जो अथॉरिटीज हैं हम उनके साथ भी टच में हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो लोग हैं इनको उठाया गया था स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो, जो कतारी इंटेलिजेंस है उसको स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो कहते हैं, उन्होंने इन लोगों को उठा दिया। 30 सितंबर को, ये जो गया 30 सितंबर है, इन लोगों को ब्रीफ टेलीफोन कॉन्टैक्ट विद द फैमिली मेंबर्स, इनके परिवारजनों के साथ बोला कि आप फोन पे बात कर सकते हैं। अब ये जो है कि चार्जेस इनके खिलाफ क्या लगाए गए हैं, अभी तक कतारियों ने ये नहीं बताया कि साहब, उन्होंने मोटा मोटी बात कर दी कि यार तुम तो
जासूसी कर रहे थे इजरायलियों के लिए, और बस दैट्स इट। अरे कौन कर रहा था जासूसी, किसके लिए कर रहा था, किसने क्या करा है, उसका जुर्म क्या है, आपके पास प्रूफ क्या है? अब प्रॉब्लम यह है ना कि ये कतर जो है वो डेमोक्रेसी तो है नहीं दोस्तों, इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। तो आप इनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? वहां पे रूल ऑफ लॉ, वहां पे तो जो सुल्तान बैठा है, जो ऊपर शेख बैठा है, शेख ने बोल दिया कि ये होगा तो वो होगा, वो तो खुदा है ना वहां का, उस एरिया का वो खुदा है। तो शेख भाई, हिज वर्ड इज फाइनल। और ये सारी जितनी भी मैं कह रहा हूं मुस्लिम कंट्रीज 90% ऐसी हैं, डेमोक्रेसी बहुत कम। जैसे शेख तो पाकिस्तान में भी है, उसको आर्मी चीफ बोलते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तान का शेख है, जो वो कहता है वही काम होता है। तुर्की में जो अर्दगान बोलता है वही काम होता है, वो भी शेख से कम नहीं है, ठीक है। तो हर जगह, सिर्फ बांग्लादेश 2-3 ऐसी कंट्रीज हैं विच आर दे हैव सर्टेन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, बट उस 90% तो मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं। अरब कंट्रीज 100% ऐसी हैं। पूरे अरब वर्ल्ड में या पूरे मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी तो एक ही है, इजराइल, उसके पीछे सब लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। तो एनीवे, इन लोगों को सजाए मौत सुना दी है। और आगे से ये देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं कि क्या इन लोगों का भारत ट्रांसफर पॉसिबल है कि नहीं। अब लोग मुझसे काफी पूछ रहे हैं कि मेरे साहब ये बताइए क्या हम उनको वापस ला सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि एक एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है भारत और कतर के बीच में, जिसमें बोला है कि जो ट्रांसफर ऑफ कन्विक्टेड प्रिजनर्स टू इंडिया, अगर वहां पे कोई प्रिजनर है कतर में, तो उसको इंडिया ट्रांसफर, कतरी कोर्ट उनको सजा सुनाएगा। जैसे इनको कुछ भी सजा सुना दी, बोला कि इनको सजाए मौत या जो भी है, तो ये वही सजाएं वो इंडिया आके काटेंगे, ये एक प्रावधान है। तो भारत उस प्रावधान के लिए अब इनसे बात कर रहा है कतर से, एंड आई एम होपिंग कि मामला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नुपुर शर्मा केस के बाद ये कहते हैं कि साहब रिश्ता खराब हो गया कतर के साथ, क्योंकि नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बातें बोली एक टेलीविजन शो पे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम देशों का जो सोच है ना, और मैंने देखा 90% ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज की एक ही जैसी सोच है। आपने इस्लाम के खिलाफ क्या बोला, इस पे भड़क जाएंगे लोग, और जाहिर सी बात है कोई भी भड़क जाएगा, हम भड़क जाएंगे अगर हिंदुइज्म के खिलाफ बोलेंगे। पर वो कभी ये नहीं सोचते कि क्यों बोला इसने, ट्रिगर क्या था। वो नुपुर शर्मा की डिबेट में जो वो था रहमानी उल्टी सीधी बातें कह रहा था, नुपुर शर्मा सुन रही थी। नुपुर शर्मा ने एक जवाब दिया तो सर तन से, जो रैप म्यूजिक बजता है ना जो इस्लामिक वर्ल्ड में है, तन से जुदा, यो बेबी सर तन से जुदा, वो सर तन से जुदा का रैप म्यूजिक चला चला के उन्होंने नुपुर शर्मा को परेशान कर दिया। अब कतर वालों से कोई ये पूछे कि भाईजान तुम हमारे देवी देवताओं को गालियां दो तो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया काम करा, हमने एक सवाल पूछ लिया, तन बदन में तुम्हारे आग लग गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ फेयरनेस यार। हम आपकी इज्जत करें, आप हमारी इज्जत करें, इज दैट टू मच टू आस्क फॉर, है ना। तो ये कह रहे हैं कि साहब इसकी वजह से नुपुर शर्मा के बाद हमारे रिलेशंस कतर से खराब हो गए। वैसे भी एक मैं बात बता दूं, इनकी कतर इतना बड़ा हाथ नहीं मारेगा कि भारत के फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को ये मौत के, इतना बड़ा हाथ नहीं मारेगा कतर, ठीक है। क्योंकि अगर कतर को, देखिए अभी तो डिप्लोमेसी से बात चल रही है, पर अगर कतर को कोई भी गलतफहमी है अपने बारे में, तो गलतफहमी भी दूर रखने की सलाहियत भारत रखता है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे फौजीज हैं, हमारे वेटरन्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को इसमें पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि नेवल हेडक्वार्टर्स को इसमें पढ़ना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है और ये मानता हूं कि जो हमारे वेटरन कम्युनिटी है भारत में, जो पूर्व सैनिक है, ये बहुत बड़ा एक परिवार है, बहुत बड़ा, इसमें करोड़ों लोग हैं शामिल, इनके अगर परिवार शामिल कर लें तो ये फिर ये बहुत बड़ा परिवार है। कितने हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन देयर आर मेनी। जब मैं कहता हूं कि करोड़ों का परिवार है, मैं कहता हूं कि जैसे एक वेटरन है, उसके 4-5 लोग एक घर में हैं, 6 लोग घर में हैं, तो मैं सबको मिला के बोल रहा हूं, ये दिस इज व्हाट आई मीन टू से बाय करोड़ों। तो मैं यार एक छोटी सी बात समझ लीजिए, ठीक है, कि अगर ये हम लोग आते हैं सड़क पे सारे के सारे वेटरन्स, और ये मेरी अपील है सारे सीनियर वेटरन से, हाथ जोड़ के अपील है कि सर आप में से कोई आवाज दीजिए, हम सब सड़क पे आएंगे एंड लेट अस मेक आवर वॉइसेस हर्ड। एंड दिस टाइम हम लोग इकट्ठा पास्ट में भी हुए थे, मैं OROP के एजिटेशन का हिस्सा था, जब NFU के बारे में बात करी मैं उसका भी हिस्सा था, ठीक है। उस समय वैसा एजिटेशन तो नहीं हुआ था NFU का कोई भी, लेकिन OROP के एजिटेशन में आई वाज फिजिकली प्रेजेंट देयर। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है, लेट अस गैदर, हजारों की भीड़ इकट्ठा करें पूर्व सैनिकों की, और दिल्ली में जो कतर का एम्बेसी है उसके सामने धरना दिया जाए, बिल्कुल। एंड लेट अस इनवाइट द वर्ल्ड, पूरे ग्लोबल मीडिया,
वहां पे जब फौजी बैठेंगे, वहां पे हमारे पूर्व जनरल बैठेंगे, जनरल हों, ऑफिसर्स हों, हमारे जेसीओ साहिबान हों, हमारे जो एनसीओ हैं, जो भी हैं, ठीक है ना, हम लोग एक ही फौज से निकले, हमें आर्मी नेवी एयरफोर्स, हमें इनके लिए खड़ा होना चाहिए। और ये मेरा वेटरन कम्युनिटी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वी शुड स्टैंड, वी शुड टेक 1000-3000 की भीड़ ले जाओ वहां पे सामने और कतरी एम्बेसी के सामने, और वहां पे डेरा डालो और उन पर प्रेशर डालो। एंड लेट अस आल्सो टॉक टू आवर डिफेंस मिनिस्ट्री कि ऐसा नहीं हो सकता यार कि कोई भी ये कतर शतर, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। दे आर ऑफिसर्स एंड मैन ऑफ द इंडियन नेवी, उसमें एक सेलर भी है, अफसर भी है, इसमें सब है शामिल। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छोटा मोटा मुल्क कैसे कर दे हमारे साथ। सो लेट अस डू समथिंग। जो जयशंकर साहब कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं अपने लेवल पे, बट हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, दिस वी हैव टू थिंक अबाउट। तो दोस्तों अब हम जाते हैं मेन में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहां पे मास शूटिंग हुई, और मास शूटिंग में कहते हैं कि कम से कम 18 लोगों को मार दिया गया है और 13 से ज्यादा इंजर्ड हैं। रॉबर्ट कार्ड ये बंदा है, रॉबर्ट कार्ड ने एक ऑटोमेटिक वेपन लिया और थर करके लोगों को निपटा दिया। अच्छा, जो मेन शूटिंग की हम लोग बात करते हैं ना दोस्तों, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू मेन। मेरे पास यहां पे एक डिटेल है कि भाई इस साल मास शूटिंग्स होती है ना। अच्छा, वहां पे मास शूटिंग यूएस में कैसे होती है, स्कूल में गया कोई बंदा, अच्छा हथियार सबके पास है अमेरिका में, और अमेरिका इज द मोस्ट वेपनाइज्ड नेशन ऑन अर्थ, मतलब सिविलियंस के पास इतने हथियार हैं। आप यूट्यूब पर जाके वीडियो देखिए, टेक्सास वेक्सस कुछ ऐसी जगह वहां पर तो टैंक रख रखे हैं भाइयों ने घर पे। जिसने घर पे टैंक रख रखा हो तो आप उसके सामने AK-47 तो बच्चों का खेल है, उसके सामने AK-47 की वैल्यू कोई नहीं है, उसने घर पे टैंक रख रखा है। लोगों ने छोटी छोटी आर्टिलरी के पीसेस हवटजर रख रखे हैं घर में भाई, सिविलियंस में बात कर रहा हूं, वो खरीद के वो फायरिंग रेंज पे जाके बम दाग देते हैं बीच बीच में अमेरिकन। दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे कल्चर है, घन कल्चर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इस साल में आप देखिए, रोमियोविल शूटिंग 17 सितंबर को हुई, ओहायो शूटिंग 24 अगस्त को हुई, ओक्लाहोमा सिटी शूटिंग ये 16 अगस्त को हुई, जॉर्जिया मास शूटिंग ये 15 जुलाई को हुई, श्रेवपोर्ट लुजियाना शूटिंग 4 जुलाई को हुई, फिलाडेल्फिया शूटिंग 3 जुलाई को हुई, ग्रीन पॉन्ड मास किलिंग्स 2 जुलाई को हुई, इडाहो मास शूटिंग्स ऑन फादर्स डे 18 जून को हुई, शूटिंग एट टेनेसी हाउस 15 जून को हुई, एलन टेक्सास की मॉल में, शॉपिंग मॉल में शूटिंग 6 मई को हुई, लेक वेल्स शूटिंग ये 2 मई को हुई, हेनरिएटा मास मर्डर ये 1 मई को हुआ, अप्रैल 30 को मोहावे क्वाड्रिपल होमिसाइड हुआ, और बाकी शूटिंग है, डेडविल शूटिंग, लुईविल शूटिंग ये 10 मार्च को, मर्डर सुसाइड, मिसिसिपी शूटिंग 17 फरवरी को, लूनर न्यू ईयर मास शूटिंग लॉस एंजलिस 21 जनवरी, माफ कीजिएगा 21 जनवरी को, गोशन कैलिफोर्निया की शूटिंग्स हुई ये 16 जनवरी को, नॉर्थ कैरोलिना शूटिंग हुई 7 जनवरी को, यूटा की शूटिंग हुई 4 जनवरी को। यानी कि अगर आप ये देखो ना, अमेरिका में ये सब होता रहता है, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जब वहां पे लोग एक दूसरे को नहीं निपटाते। और ये ऐसा नहीं है कि आपकी किसी से दुश्मनी, आपने एक गोली मार दी ना, एक बंदा ऑटोमेटिक राइफल लेकर गया स्कूल के अंदर, सुनिए, एक बंदा ऑटोमेटिक राइफल लेकर गया यूनिवर्सिटी के अंदर, एक बंदा ऑटोमेटिक राइफल लेकर गया शॉपिंग मॉल के अंदर, और जो आया सामने तर ऐसे उसने, जैसे कि पानी आप देते हैं ना लॉन में अपने, पानी पौधों में पानी देते हैं, वैसे उसने फेरा वहां पे, गिरा दिए 10, 15, 20। और ये अमेरिका में बहुत कॉमन है अमेरिका में, और कोई इसको रोक नहीं पाया आज तक। तो दोस्तों ये स्टोरी है, ये शूटिंग की, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अब हम आते हैं यूएस की एक और बात है, लेकिन सीरिया की बात है। सीरिया से वहां पे सीरिया से अटैक्स होना शुरू हो रहे थे, कुछ अमेरिकन ट्रूप्स पे, इजराइल पे आपको हमने बताई चुके हैं, मेजरली राइट पे भी बताया था, जो चाणक्य डायलॉग हिंदी में भी बताया था। तो इसमें क्या हुआ कि यूएस मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी हैं, और 2 लोकेशन में ईस्टर्न सीरिया में, और यहां पे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जिन्होंने, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान की वो फौज है जिसने हिजबुल्लाह को जन्म दिया था, और इसका जनरल कासिम सुलेमानी इसका हेड हुआ करता था, उसको अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में निपटा दिया था, आप लोगों को याद ही होगा। तो दोस्तों ये स्टोरी है उसकी। यहां पे पेंटागन ने बोला है कि रिटेलिएशन करा है, यूएस स्ट्राइक्स ने इसकी कमर तोड़ी है, और सीरिया के अंदर जाके इन्होंने बॉम्बिंग करी है। तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इजराइल के ऊपर तो प्रेशर डाल ही रहे थे। अच्छा हुआ कि अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ा। वैसे ही अमेरिकन को काफी खुजली होती है कि कौन से देश पे बम गिराएं यार, बहुत टाइम हो गया, जब से अफगानिस्तान से निकले इन लोगों ने बम नहीं गिराया कहीं पे, और ये लॉन्गेस्ट गैप है अमेरिका के। 1945 में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उसके बाद इतना लंबा गैप मैंने नहीं देखा कि 2 साल हो गए, 1 साल हो गया,
और अमेरिका ने कहीं पर बम नहीं गिराया, खून खराबा नहीं करा, वापस आ गए बॉस मैदान में। वेरी गुड। ये लॉयड ऑस्टिन ने बोला है कि जो स्ट्राइक्स हैं ये यूएस बेसिस इराक और सीरिया में इन पर अटैक करा गया है और इसको हमास और इजराइल की लड़ाई के से मत जोड़ें, इनको नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जुड़ी तो वहीं से है, ठीक है, क्योंकि ये जो बेसिस थे यहां पे, ये बेसिस वहां पे पहले भी थे, इनके भी और उनके भी। आज यूएस ने क्यों रिटेलिएट करा, ठीक है, तो ये इसमें कूद चुका है अच्छी तरीके से। अच्छा, एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन का चीफ है, उसने 2-3 बातें ऐसी कर दी हैं कि जिससे इजराइल को बहुत गुस्सा है और इजराइल ने बैंड बजा दिया। एंटोनियो गुटेरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उसने बोला कि जो हमास ने अटैक करा है ना इजराइल के ऊपर, यार ये वैक्यूम में नहीं हुआ है। या आप ये मत सोचना कि ऐसी हमास पागल है एक दिन उसने अटैक कर दिया, नहीं, इसके पीछे इजरायलियों ने जो गलत काम करे हैं इसके पीछे, तो बेसिकली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज ट्राइंग टू सपोर्ट टेररिज्म एंड ही वाज सपोर्टिंग टेररिज्म रादर। तो एंटोनियो गुटेरेस ने बहुत ये बोला कि साहब देखो ये ऐसा हो गया है, वैसा कि डिडंट हैपन इन अ वैक्यूम। ये ऐसे नहीं कि ऐसे ही हो गया इन अ वैक्यूम, यानी कि क्या बोलते हैं आइसोलेशन में ये नहीं हुआ है, इसके पीछे इतिहास है, यानी कि वो हमास के एक्शन को जस्टिफाई कर रहा है। तो इजराइल ने बजा दिया इसका बैंड बहुत बुरी तरीके से। इजराइल ने 2-3 बातें कह दी हैं। इजराइल के एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन गिलाड अर्डन, इन्होंने ये बोला है कि इनको ना अब एक सबक सिखाने का वक्त आ गया है, इनको सबक सिखाने का। ये वीडियो अभी खत्म। सबसे पहले तो ये अफसोसनाक खबर ही है कल, लेकिन ये बड़ी गोल सी बात है यार, इसकी ना समझ नहीं आ रही। कतर में इन 8 लोगों को बेसिकली सजाए मौत का ऑर्डर क्यों दिया, ये मुझे नहीं पता चला। कि वो मिर्ची साहब भी वही बात कर रहे हैं कि अगर उनकी जासूसी उन्होंने किया है तो उनको चाहिए था ना कि उनको सबूत देने, सबूत को नहीं दे रहे, सजाए मौत सुना दी है। क्या मसला है इसमें? ये देखिए कि वाज़ेह करना चाहिए था ना कि इसमें कसूर है। तो जासूसी का इल्जाम लगाया ना, कोई वीडियोज, कोई ऑडियोज, कोई तो उनके पास होगी ना कोई ऐसी चीज, तो वो बताते हैं कि जा देखो ये है हमारे पास। या हो सकता है वो पब्लिकली ना देना चाहते हो, उनके पास वैसे मौजूद हो ये सबूत, हो भी सकता है। लेकिन एक सिर्फ चीज है। अच्छा यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा कि ये मेजर साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके पास क्या सबूत है, क्या है। तो जो पाकिस्तान ने अभिनंदन को यहाँ पे पकड़ा था, कुलभूषण को पकड़ा था, हाँ, तो आप तो उस पे भी नहीं मान रहे थे कि वो तो है ही नहीं बाद में आपने शक किया। अभिनंदन का केस और था, कुलभूषण का और है। वो भी सिपाही था यार, मेरी बात सुन, सिपाही बिल्कुल था, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट नहीं था। सिपाही जो है ना वो उनकी इतनी ज्यादा सख्त सजा नहीं, तो वो टेररिस्ट कहाँ से होगा? वो तो सिर्फ जासूसी का वो भी काम कर रहा है इजराइल के। लेकिन आप साबित नहीं कर सकते ना भाई, अगर साबित करते हैं तो आपको इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से अलाउ कर दिया जाता। वो क्या नाम है अपना, कुलभूषण, या आप उनको क्यों नहीं सजा मौसम? कुलभूषण देखें सिपाही तो है ना, सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट में सिपाही तो है, पकड़ा तो है ना यहाँ पे। तो ये तो उस पे भी इतराज उठा रहे थे कि वो भी नहीं इंडियन नहीं आया, तो अब ये इन पे भी इतराज उठा रहे हैं कि भाई ये तो गलत किया उन्होंने किसी वजह से किया है ऐसे जानबूझ के। कोई 8 बंदों को, एक आध भी नहीं, चले एक आध होता तो मान लेते कि एक आध है, 8 बंदों को जानबूझ कर उन्होंने नहीं सजा मौत दी। कोई ना कोई वजह या कोई ना कोई सबूत तो होगा भाई। तो फिर वो लेकिन उनके भाई वहाँ कानून है भाई, उनके मुल्कों में कानून है, वो अपने कानून को फॉलो करते हैं। इस तरह भी हो सकता है कि ये मसला अभी तक देखें कि इतना ज्यादा जो है ना संजीदा नहीं हुआ। जब ज्यादा होगा तो आप पब्लिक में बता भी सकते हैं, लेकिन कतर इससे ज्यादा संजीदा और क्यों ना कि उनको सजा मौत हो गई है, उनकी जिंदगी का फैसला हो रहा है। दी तो नहीं है उनको सजा मौत, सुनाई है यार, ये क्या है? सुनाने और मतलब फैसला हो गया, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। हो सकता है कैसे? अगर वो इंडियन झूठा उनको साबित कर दें तो अब के भी आपके यार इंडियन झूठा साबित नहीं करना, इंडिया कैसे झूठा साबित, उनको साबित करना पड़ेगा कि ये प्रूफ है, ये की है हमारी, मतलब जासूसी की है। वैसे बात करें तो भाई बाकी समझ इसको किसी को भी नहीं है इसकी वजह क्या है। वजह क्या है? बस हमने भी अपनी मीडिया में, मैंने एक परसों ये न्यूज देखी थी तो वहां पर तो बड़ा चीख कर कह रहे थे, तो मैंने फिर यूट्यूब पे भी देखा तो मुझे भी अभी तक नहीं पता चला। अब ये
खैर अब तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में इशू बनता होगा, कतर पे भी कतर ने भी ज्यादती कर दी है। नहीं, जो अगर है ना अरब के जो है शहजादे हैं, क्या नाम है उनको, क्या शेख शहजादे नहीं शेख सॉरी, उनके पास है दौलत बहुत ज़्यादा और उनसे संभाली नहीं जा रही, बात मकसद नहीं है, और वो अपनी मर्जी के कानून है उनके, जो सब कानून चाहते हैं वो बनाते हैं। अच्छा होगा, आप कह रहे हैं कि अपनी मर्जी के कानून बनाते हैं। कि आपने ये अभी आज से एक हफ्ता पहले ये न्यूज़ नहीं सुनी कि सऊदी अरब में एक ऐसा खानदान था, शाही खानदान में से, जिसने एक लड़के ने दूसरे लड़के को अनजाने में कत्ल कर दिया, तो लेकर उसने अगर से माफ नहीं किया तो फिर शरीयत के मुताबिक उसको कत्ल किया गया, गर्दन उसकी जो है ना वो उतार दी गई है। खैर मेजर साहब ने भी कोई खास कतर का जो पीएम है, मैं उसकी मेजर साहब के पास कोई ना वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप, तो उसने भाई वहां पर कहा है कि आप कपड़ों में जिस तरह आधे कपड़ों में नहीं आ सकते, यानी कि शरीयत के मुताबिक। ठीक है आप कहीं और निकल गए, आप कहीं निकल गए, कहीं ना कहीं निकल गए आप। बात हम ये कहते हैं मेजर साहब को भी कन्फर्म नहीं है, कोई सबूत बातों से मेजर साहब के पास भी कोई सबूत नहीं, लेकिन बंदे इनके अपने इस वजह से यही कहेंगे कि भाई उनके साथ ज्यादती हुई है, कतर वालों ने कोई सबूत नहीं दिए। कतर वाले ऐसे भी मैं कहता हूँ कि बेशऊर बंदे नहीं है कि 8 बंदों को अचानक सडनली उनको ये कह रहे हैं कि आपको सजाए मौत दी गई है, सुनाई गई है, तो भाई उन्होंने सोच समझ के किसी वजह जब सामने आया किसी को पता चले तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि इसकी वजह क्या थी। अगर कोई डिटेल वगैरह जानता सेंड कीजिए। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।